गुड इवनिंग एवरीवन। तो एपिसोड नंबर 16 द ब्रांडिंग शो में आप सभी का स्वागत है। और हर बार हम नई नई कुछ कहानी लेकर के आते हैं, कुछ ब्रांडिंग के पैरामीटर्स लेकर के आते हैं, ताकि आप और हम लोग मिलकर के ये समझ सकें कि किस तरह से एक ब्रांड को आगे बढ़ाया जा सकता है। और ब्रांड को आगे बढ़ाना हम तभी सीख सकते हैं जब हम एग्जिस्टिंग जो ब्रांड है, जो आगे बढ़ी है, उनको हम समझ पाए कि उन्होंने क्या स्ट्रैटेजी लगाई है। इसीलिए हम हर शनिवार रात 8 बजे एक नई ब्रांडिंग कहानी के साथ आते हैं। और आज हम लेकर के आए हैं एक ऐसी ऐप की कहानी, एक ऐसी मोबाइल ऐप की कहानी जो दुनिया भर में सबसे ज्यादा यूज की जाती है। और आखिर क्या है उस ऐप की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, क्या उनका बिजनेस मॉडल है, कैसे वो जनरेट करते हैं बिजनेस रेवेन्यू। और वो ऐप का नाम है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप कैसे बना, कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे उसके पीछे स्ट्रेटेजी थी, कौन लोग थे उसके पीछे, क्या बिजनेस मॉडल है उसका, कैसे रेवेन्यू जनरेट करता है व्हाट्सएप, ये हम सब जानेंगे आज की वीडियो के अंदर। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज के हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। I would like to compliment Manish for the excellent service he is continuously providing. I have always been pleased with the service I receive from Manish's team as well. I have been working with the Satkar almost 10 year plus, and he is doing fantastic job for us. My website is on first page after the period he promised, and it is maintaining my position since long time. I am one of the most happy and contented customer of him. त्यांनी आमची वेबसाईट खूप सुंदर डिझाईन केली आणि मला सर्व्हिसही खूप चांगली दिलेली आहे. सो वंस अगेन वेलकम करता हूं आप सभी का द ब्रांडिंग शो में। और आज हम शुरुआत कर रहे हैं एक ऐसी कहानी के साथ, जिस ऐप को आई डोंट थिंक शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो उस ऐप को यूज ना करता हो। व्हाट्सएप की हम बात कर रहे हैं कि कैसे व्हाट्सएप शुरुआत हुआ। आखिर व्हाट्सएप, कई लोगों के दिमाग में क्वेश्चन है कि यार ये व्हाट्सएप कंप्लीटली फ्री है, आखिर ये पैसे कमाता कैसे, इसका बिजनेस मॉडल क्या है, और व्हाट्सएप किस तरीके से लोगों तक पहुंचा, कैसे उनका सर्वर का कॉस्ट भी निकलता है जबकि ये कंप्लीटली फ्री है। तो आज के वीडियो में जानेंगे हम इसी व्हाट्सएप की कहानी। तो कहानी शुरुआत होती है 2009 से पहले की, जब दो इंसान ब्रेन एक्टन एंड जेन कॉम ये दोनों याहू के अंदर काम करते थे। और दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, याहू के अंदर दोनों काम करते थे। और 2009 से पहले याहू में क्या हो, उस समय याहू का बड़ा दौर चलता था। याहू पे कई लोग ईमेल्स यूज करते थे। याहू सर्च इंजन के तौर पे भी एक अच्छा जाना पहचाना नाम था। लेकिन उस समय याहू ने क्या किया, अपने प्लेटफॉर्म पे याहू बहुत सारी एड देने लग गया। आपने देखा होगा याहू के पॉपअप्स पे जब yahoo.com खोलते हैं तो बहुत सारी एड्स आने लग जाती है। और जब बहुत सारी एड आने लग जाती है, डिस्ट्रैक्शन होने लग जाता है, तो ब्रेन और जेन का ये मानना था कि जो यूजर्स है वो बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और वो कहीं ना कहीं अपने प्लेटफॉर्म को छोड़ देते हैं। तो दो याहू के अंदर उनके जो आपसी मतभेद हुए, जो उनकी जो बातें थी वो मानी नहीं गई, और वो एड के जरिए रेवेन्यू जनरेट करना चाहते थे। और उन्होंने एड में बहुत ज्यादा एड दिखाना शुरू कर दिया। अगर आप याहू का होम पेज अगर आप खोलते थे उस समय, तो उस समय ऐसा लगता था कि पता नहीं कौन सी गेम की साइट खोल दी है या कौन सी वेबसाइट खोल दी है जिसमें बहुत सारी एड्स आने लग जाती थी। तो वहां पे उन्होंने याहू को छोड़ दिया। और इसके बाद दोनों ने, ब्रेन ने और जेन ने, ब्रेन एक्टॉन और जेन कॉम ने, दोनों ने फेसबुक में जॉब अप्लाई किया। जी हाँ, आगे जाकर के इन्होंने जो व्हाट्सएप बनाई है, फेसबुक ने $19 बिलियन में खरीदा है, वहां तक हम पहुंचेंगे। लेकिन इससे पहले जब ये इन्होंने याहू को छोड़ा तो ये लोग जॉब करने के लिए अप्लाई किया इन्होंने फेसबुक में। और गेस व्हाट, फेसबुक में वो रिजेक्ट हो गए। इसके बाद उन्होंने ट्विटर में भी जॉब अप्लाई किया और ट्विटर में भी उनको रिजेक्शन मिला। इनफैक्ट ब्रेन का उस समय का एक ट्वीट भी है जहां पे उन्होंने लिखा था कि ट्विटर में उन्होंने आज इंटरव्यू दिया और ट्विटर से वो रिजेक्ट हो गए हैं, तो अभी बहुत लंबा सफर तय करना है यहां तक आने में, ऐसा उन्होंने ट्वीट भी किया हुआ है। इनफैक्ट फेसबुक से भी जब वो रिजेक्ट हुए थे तब भी उन्होंने ट्वीट किया था। वो ट्वीट आज भी उनके प्रोफाइल पे आप पीछे जाएंगे तो आपको वो ट्वीट मिल जाएंगे। तो जब इनको फेसबुक और ट्विटर दोनों ने रिजेक्ट कर दिया, तो और जैन की आदत थी वो जिम बहुत जाते थे। और जब वो जिम जाते थे तो वहां पे उन्होंने देखा कि उनके दोस्त लोग जो हैं वो कॉल करते थे और वो कॉल उनके रिसीव नहीं कर पाते थे। तो उनके दिमाग में एक थॉट आया कि यार ऐसी कोई ऐप होनी चाहिए या ऐसा कोई चीज होना चाहिए जिससे मेरे दोस्तों को, मेरे रिश्तेदारों को पता चल जाए कि मैं जिम में हूं और वो मुझे कॉल करके डिस्टर्ब ना करें।
तो बस वहीं से शुरुआत होती है व्हाट्सएप की। मतलब देखो इसका नाम भी इसलिए पड़ा व्हाट्सएप क्योंकि ये व्हाट्सएप से बना है। व्हाट्सएप जैसे हम लोगों को पूछते हैं व्हाट्सएप मतलब क्या कर रहे हो, कैसे, क्या हाल है? तो यहाँ पे उन्होंने व्हाट्सएप इसलिए ऐप का नाम दिया क्योंकि यहाँ पे वो लोगों को बताना चाह रहे थे कि मतलब लोग सिर्फ उस समय व्हाट्सएप पे क्या होता था, सिर्फ लोग अपना स्टेटस डाल सकते थे कि मैं अभी जिम में हूँ, आई एम इनटू जिम, आई एम गोइंग टू कॉलेज, आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दिस। तो लोग अपने स्टेटस पे इस तरह से डालते थे जिससे बाकी उनके कॉन्टेक्ट्स में जितने लोग हैं उनको ये पता चल जाता था कि ये इंसान अभी जिम में है, ये इंसान अभी ये कर रहा है। लेकिन बाद में होता क्या है कि लोग इस स्टेटस को मैसेज की तरह यूज करने लगे। मतलब जैसे किसी ने डाला कि आई एम इनटू जिम, तो उसके किसी फ्रेंड ने डाला आई एम गोइंग टू कॉलेज, फिर इसने फिर उसका स्टेटस देख करके लिखा कि आई एम डूइंग नाउ दिस थ्री थिंग्स। अब वो अपनी अब थर्ड चीज कोई कर रहा है, तो अब इसको है ना लोगों ने स्टेटस में लोग अपने आप को अपने दोस्तों को आंसर करने लगे। तो यहां से शुरुआत होती है, उनके दिमाग में एक थॉट आया कि क्यों ना इसको मैसेजिंग ऐप बना दिया जाए। और तब से शुरुआत हुई मैसेजिंग ऐप बनाने की 2009 और 10th के करीब, 10th हो गया था तब तक। और 2010 में उन्होंने मैसेजिंग फीचर को इम्प्लीमेंट किया जहां पे लोग एक दूसरे को मैसेज कर सकते हैं। और वहां पे उन्होंने मैसेज इंडस्ट्री को यहाँ पे यानी कि 2009 की अगर हम बात करें तो 2009 के समय में जो जितनी हमारी टेलीफोन कंपनियां थी वो मैसेज का हमसे चार्ज करती थी और पर मैसेज का हमें 2 रुपए 3 रुपए हमें पे करना पड़ता था। और उस समय में व्हाट्सएप जब लॉन्च हुआ विथ मैसेजिंग फीचर्स के साथ तो लोगों को ये बहुत अच्छा लगा। अब लोगों ने क्या सोचा कि अब इसकी मार्केटिंग कैसे हुई। अब इन्होंने एक मैसेजिंग ऐप बना दिया। बस इसका रूल सिर्फ ये था कि अगर आप व्हाट्सएप उसी इंसान को कर सकते हो जिसके मोबाइल में व्हाट्सएप इंस्टॉल हो। अब यहाँ पे एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को बोला यार ये व्हाट्सएप अच्छा है, अपन इस पे बातें करेंगे, ये कंप्लीटली फ्री है। दूसरे दोस्त ने अपने तीसरे दोस्त को बोला, तीसरे ने अपने चौथे दोस्त को बोला, उसने अपने रिश्तेदारों को बोला। और इस तरह से देखते ही देखते 2010 के अंदर व्हाट्सएप के 1 बिलियन यूजर हो गए। 1 बिलियन कितना? बिकॉज ऑफ माउथ पब्लिसिटी। और उस समय जो टेलीफोन कंपनी जो चार्ज करती थी, और सबसे ज्यादा इंडिया में इसलिए पॉपुलर हो गया और एशियन कंट्रीज में इसलिए ज्यादा पॉपुलर हो गया बिकॉज यहाँ पे टेलीफोन कंपनीज बहुत चार्ज करती थी। यूएस में आज भी लोग मैसेजेस पे बात करते हैं बिकॉज उस समय भी यूएस में उन्होंने मतलब फ्री कॉलिंग और फ्री मैसेजिंग देना स्टार्ट कर दिया था टेलीफोन कंपनीज ने। तो लोग ज्यादा शिफ्ट नहीं हुए व्हाट्सएप पे। लेकिन एशियन कंट्रीज के अंदर और बाकी कंट्रीज में बहुत ज्यादा व्हाट्सएप का यूज होने लग गया। ज्यादा से ज्यादा लोग व्हाट्सएप पर आने लग गए और 2010 में 1 बिलियन से ज्यादा यूजर हो गए। अब यहां तक तो हमें बात समझ में आई कि यार इन दोनों ने अब कोई भी ऐप जो है वो पैसा तो कमाना चाहेगी। अब 1 बिलियन यूजर हो गए। अब आप बोलोगे यार मनीष यार 1 बिलियन यूजर हो गए, ऐप अच्छी बन गई, लेकिन पैसा क्या, रेवेन्यू का क्या, वो कैसे मैनेज कर रहे हैं? अब यहाँ पे ब्रांड और जैन को एक प्रॉब्लम आने लगी क्योंकि बहुत ज्यादा डेटा बढ़ने लग गया। लोग बहुत सारी चैट करने लगे। उससे क्या हो गया कि उनको सर्वर कॉस्ट बहुत ज्यादा आने लगा। सर्वर मेंटेनेंस करना पड़ा क्योंकि उतना सारा डेटा उनको सर्वर पर रखना है। तो किस तरह से वो मेंटेन करें? तो उन्होंने कई कंट्रीज में $1 पर ईयर प्राइस रखा व्हाट्सएप का। $1 पर ईयर कई कंट्रीज में उन्होंने प्राइस रखा। और इतना प्राइस रखने के बाद भी व्हाट्सएप के यूजर कभी कम नहीं हुए क्योंकि $1 उन्होंने साल का प्राइस रखा था। और इतना प्राइस रखने के बाद बिकॉज इनके यूजर्स बहुत ज्यादा थे तो धीरे धीरे जो व्हाट्सएप है वो उसी साल में प्रॉफिट में आ गया था। लेकिन अब व्हाट्सएप को और एक्सपांड करना था और बड़ा बनना था क्योंकि अब यूजर और ज्यादा बढ़ते जा रहे थे। मतलब 1 बिलियन के बाद और ज्यादा यूजर बढ़ते जा रहे थे। अब व्हाट्सएप ने और फीचर्स इनबिल्ट कर दिए, जैसे आप फोटो भी भेज सकते हैं, अब वीडियो भी भेज सकते हैं, बहुत सारी चीजें भेज सकते थे। अब जब इन्होंने वीडियो वाला फीचर भी इनबिल्ट किया तो व्हाट्सएप को और ज्यादा सर्वर कॉस्ट आने लगा। कि किस तरह से आपने देखा होगा अब धीरे धीरे वीडियो का जो उन्होंने साइज है व्हाट्सएप ने 2-3 बार से कम करते हुए अभी 16 MB पे आ गए कि एक इंसान 16 MB से ज्यादा वीडियो सेंड नहीं कर सकता। राइट? तो उस समय जो है वो बड़े बड़े वीडियो सेंड हो जाते थे। कितना भी बड़ा आपका वीडियो हो, कितना भी बड़ा रहने दो, वो व्हाट्सएप पर सेंड हो जाया करता था और उससे उनको सर्वर कॉस्ट और ज्यादा आने लगा। लेकिन अब यहाँ पे समझते ये हैं कि चलो उनको $1 जो उन्होंने प्राइस रखा है उससे उनका सर्वर का कॉस्ट निकलने लगा, उनको एक अच्छा प्रॉफिट में आने लगी व्हाट्सएप कंपनी। लेकिन अब प्रॉफिट में आने से भी क्या होगा जब यूजर्स जो है वो हर दिन इतने बढ़ते जा रहे हैं कि कंपनी किस तरह से अपने सर्वर को मैनेज करे। तो यहाँ पे शुरुआत होता है फंडिंग क्रिएट करना। अब कोई भी ऐप पैसे कैसे कमाती है? अब सिंपल तरीका है पैसे कमाने का कि आपको सबसे पहले यूजर्स लाने हैं,
कि किसी तरह से आपके ऐप के अंदर बहुत सारे यूजर्स आ जाए, फिर आप इन्वेस्टर को प्रेजेंटेशन दे दो, आपको फंडिंग मिल जाएगी। इसके बाद वो जो पैसा आता है उससे फिर से आपको यूजर्स और उससे बढ़ाने, बिकॉज उससे जो पैसा आएगा उससे आप अपना एक्सपांड करोगे, फिर से यूजर बढ़ाने और ज्यादा इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करना है। व्हाट्सएप को पैसे देने के लिए बहुत सारी कंपनियां रेडी हो गई, क्योंकि एक तो दो ब्रिलियंट माइंड जो मैंने बोला, ब्रेन एटकॉन और ज़ेनकॉम, ये दोनों की ब्रिलियंट माइंड जो है जिन्होंने ये ऐप बनाई थी, और उनके कंपटीशन में कई सारी ऐप आई। और उस समय 2009 में एक ऐप चलती थी जो मैसेजिंग कर सकते थे, वो था ब्लैकबेरी मैसेंजर। लेकिन उसमें ये था कि सामने वाले के पास ब्लैकबेरी फोन होना जरूरी है, तभी वो चैट हो पाएगी, इसलिए वो जो है वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं था। व्हाट्सएप का कैसा था, वो किसी भी स्मार्टफोन पे इंस्टॉल हो सकती थी और कहीं से भी वो रन हो सकती थी। तो ये व्हाट्सएप का बेनिफिट था। लेकिन यहाँ पर भी बात यही पे आती है कि यार पैसे कैसे कमाए व्हाट्सएप। अब $1 वो चार्ज कर रही है पर यूजर उस समय। तो अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने फंडिंग वगैरह लेना शुरू किया, अपने आप को और एक्सपांड किया, लेकिन इसके बाद भी इनको प्रॉब्लम आने लगी। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि एक ऐप पैसे कैसे कमाती है। सबसे पहले जैसे मैंने बोला कि 2 तरीके हैं, आपको यूजर्स लाने, फिर इन्वेस्टर आएँगे, फिर इन्वेस्टर से जो पैसा आएगा उससे फिर आपको ज़्यादा यूजर्स मिलेंगे और ज़्यादा इन्वेस्टर से पैसा लोगे। लेकिन इन्वेस्टर भी देखेगा कि उसका प्रॉफिट बाद में जाके कहाँ पे है। ऐप बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन इन्वेस्टर जो पैसे लगा रहा है, उसका भी तो प्रेशर आता है कि भई अब मैंने इतना पैसा लगाया तो मुझे कुछ रेवेन्यू ला कर के दो। अब यहाँ पे जब प्रेशर आने लगा तो इन्होंने और तरीके कुछ सोचे, लेकिन जो ब्रेन एक्टॉन और जेनकॉम थे, उनका एक फंडा क्लियर था। ये कोई भी ऐप जो है वो 3 तरीके से पैसे कमा सकती है। पहला, इन ऐप परचेज़, मतलब कि ऐप के अंदर किसी और ऐप का ऐड डाल दो, और बहुत सारी दूसरा तरीका है बहुत सारी एडवर्टाइजिंग के ज़रिए, जैसे वी चैट वगैरह अगर आप ओपन करते हैं या कोई इनशॉट वगैरह ओपन करते हैं, तो उसमें बहुत सारे पॉपअप्स आते हैं ऐड के, या उस तरीके से आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, या फिर आपके पास जो डेटा है वो सेल करके आप पैसे कमा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बात ये है कि ब्रेन और जैन को, दोनों को इस तरीके से नफ़रत थी। उनको नहीं था कि लोग डिस्ट्रैक्ट हों, लोग हम ऐड डालें या हम डेटा सेल करें, लोगों की प्राइवेसी के साथ खेलें। तो इन दोनों को इन तीनों चीज़ों से नफ़रत थी। तो अब इन्होंने क्या किया कि इसके बाद सबसे बड़ा गेम शुरू होता है। फरवरी 2014 में फ़ेसबुक की एंट्री होती है, और फ़ेसबुक क्या बोलता है कि वो व्हाट्सएप को खरीदेंगे। और उन्होंने, लेकिन इससे पहले जब फ़ेसबुक व्हाट्सएप के पास जाता है, इससे पहले ब्रेन और ज़ेन, दोनों जो व्हाट्सएप के ओनर हैं, उनको गूगल में स्पेशल मीटिंग के लिए बुलाया जाता है, और ये बात जो है वो फ़ेसबुक को पता चल जाती है। तो वेरी नेक्स्ट डे फ़ेसबुक आनन-फानन में फटाफट उनके व्हाट्सएप को कांटेक्ट करते हैं, और उनकी शर्तें मानते हुए, अब उनकी शर्तें क्या थी कि आप हमारी ऐप को इंडिविजुअली रन करोगे, आप हमारी ऐप के अंदर कोई भी ऐड रन नहीं करोगे, आप हमारी ऐप के अंदर किसी भी तरह का कोई भी जो हमारे यूजर्स का डेटा है वो लीक नहीं करोगे या उसको बेचोगे नहीं। ये कंडीशन मानते हुए $19 बिलियन दे करके फेसबुक ने ऐप खरीद लिया। फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीद लिया, और व्हाट्सएप में जो लोग काम कर रहे थे, जैसे ब्रेन एक्शन या एक्टन या जेनकॉम या और भी इनके जो 2-3 एम्प्लॉय थे, वो सारे अब फेसबुक के एम्प्लॉय बन चुके थे, और फेसबुक के अंदर वो काम करना शुरू करते हैं। और इसके बाद फेसबुक के साथ काम करते-करते अब फेसबुक इसमें बहुत ज़्यादा फंडिंग लगाता है, पैसा भी लगाता है, बहुत ज़्यादा फीचर्स भी उसमें ऐड हो जाते हैं। लेकिन धीरे-धीरे असली कहानी में ट्विस्ट आता है 2016 के अंदर। 2016 के अंदर फेसबुक पे ये एलिगेशंस लगाए जाते हैं कि फेसबुक जो है वो अपने यूज़र के डेटा के साथ कुछ एडवर्टाइजिंग के लिए यूज़ करता है, और वो उस डेटा को सेल करता है। और बहुत सारे एलिगेशंस आए। अब व्हाट्सएप जो था वो अब फेसबुक का था। अब जब ये बात ब्रैन एक्टॉन और जेनकॉम को ये पता चलती है कि फेसबुक के ऊपर एलिगेशंस आए हैं कि वो डेटा के साथ सिक्योरिटी नहीं बरतते हैं, तो इसको वो और डीपली जाते हैं, तो उनको पता चलता है कि जो व्हाट्सएप जो है, जो पिछले कई सालों से फेसबुक को डेटा दे रहा है, वो फेसबुक उस डेटा को एडवर्टाइजिंग के लिए यूज़ करता है। अब बेसिकली फेसबुक का बिज़नेस मॉडल क्या है कि फेसबुक पे जब भी हम कोई अब फेसबुक भी फ्री है, लेकिन जब भी हम कोई
काम फेसबुक पे पोस्ट करते हैं या बातें करते हैं या व्हाट्सएप पे चैट करते हैं, इससे हमारे बिहेवियर को नोट डाउन किया जाता है। तो फेसबुक सबसे पहले क्या करता है, डेटा को कलेक्ट करता है कि यार ये इंसान कितना सोशल मीडिया पे रहता है, ये इंसान क्या क्या पोस्ट करता है, ये इंसान क्या क्या बातें करता है, ये इंसान इंटरनेट पर क्या क्या देखता है। ये सब आपका डेटा को कलेक्ट किया जाता है और उस डेटा को कलेक्ट करने के बाद आपकी एक प्रोफाइल बनाई जाती है। आपके बिहेवियर, सोशल मीडिया बिहेवियर के हिसाब से आपकी प्रोफाइल बनाई जाती है। फिर जिस जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट होता है, आपको उस तरह की एड और उस तरह की वीडियो एड्स जो यूट्यूब पर भी आपको दिखती हैं, उस तरह की एड वगैरह आपको दिखना शुरू होता है और फेसबुक उस तरह की एड आपको दिखाता है और अपना रेवेन्यू जनरेट करता है। और इस तरीके से फेसबुक डेटा को यूज कर रहा था और 2016 में बहुत सारे एलिगेशंस लगे। तो 2017 के अंदर जब ये एलिगेशन लगे और ये प्रूव हो गए, अब फेसबुक का सिंपल फंडा है कि मार्क जुकरबर्ग हैं जो सॉरी बोल देते हैं कि हाँ ऐसा हुआ। बिकॉज़ एक बार तो उनको ये भी पूछा गया कि आप इस डेटा को क्या करते हैं? आपको आपने ये सब किया कैसे? तो उन्होंने सीधा बोला कि लोग मेरे साथ डेटा शेयर करते हैं, दे आर फूल्स। और वो उस डेटा को यूज करते हैं। तो 2017 के अंदर जब ब्रायन एक्टन और जैनकॉम को ये पता चला कि व्हाट्सएप का डेटा भी फेसबुक इस तरीके से यूज करता है, और उन दोनों ने फेसबुक को रेजिग्नेशन दे दिया 2017 के अंदर। बिकॉज ब्रेन और जैन का एक फंडा क्लियर था कि उनको डेटा के साथ, वो डेटा प्राइवेसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था उनके लिए, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह का डेटा यहाँ पर वो लीक करें। इसलिए उन्होंने फेसबुक को वहां पर छोड़ दिया। अब फेसबुक को छोड़ने के बाद एक्चुअल में 2018 में पूरा कंट्रोल आ गया व्हाट्सएप के ऊपर फेसबुक का। और फेसबुक ने किस तरह से बिजनेस मॉडल जमाया, किस तरह से वो अर्न करता है, वो जानेंगे। लेकिन इससे पहले जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं वो कमेंट बॉक्स में टाइप करें एमजे, टाइप करें एमजे। थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोग हमारे साथ लिंक्डइन, फेसबुक लाइव पर हैं। तो फेसबुक के पास जब व्हाट्सएप आ गया, तो व्हाट्सएप आने के बाद फेसबुक ने क्या कहा कि अब फेसबुक ने भी कहीं से पैसा लिया हुआ था, तो उसको भी इन्वेस्टर का प्रेशर आने लगा कि ये फ्री का ऐप है। अब फेसबुक ने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि वो इंडिविजुअली रहने देंगे, लेकिन अब ऐप पूरा उनका हो गया था। तो इन्वेस्टर का जब आगे से प्रेशर आ रहा था, तो मार्क जुकरबर्ग और उनकी टीम ने सोचा कि यार अब ये $16 बिलियन में खरीदा है, इससे कुछ तो रेवेन्यू जनरेट करना पड़ेगा। तो इसके बाद उन्होंने क्या किया, पहले तो उन्होंने जो $1 फी चार्ज करते थे, वो उन्होंने 2017 में जैसे ही उन्होंने लिया था, उन्होंने उसी समय $1 फी को ऑफ कर दिया था, व्हाट्सएप को कंप्लीटली फ्री कर दिया था। बिकॉज उस समय इंडिया में, खासकर इंडिया में प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि ज्यादातर लोगों के अकाउंट्स नहीं थे, या वो डॉलर में पे नहीं कर सकते थे, या उनके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड उनके पास नहीं थे, और उस वजह से उनके यूजर कम हो रहे थे। तो उन्होंने कंप्लीटली फ्री कर दिया, और आज बच्चा बच्चा गांव में जिसके पास भी स्मार्टफोन है उसमें व्हाट्सएप ऐप जरूर होगी। अब फेसबुक ने क्या सोचा कि कैसे कमाया जाए, तो फेसबुक ने बिजनेस ऐप, व्हाट्सएप बिजनेस ऐप लॉन्च किया। और व्हाट्सएप बिजनेस ऐप क्या है कि उन्होंने बिजनेस ओनर्स के लिए, इंडिया में जितने बिजनेस ओनर है या वर्ल्ड में जितने बिजनेस ओनर है, आज करीब करीब 50 लाख व्हाट्सएप बिजनेस ऐप यूज करते हैं। अब इसमें उन्होंने क्या किया कि व्हाट्सएप बिजनेस ऐप में लोग अपना पूरा प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट को लिंक कर सकते हैं, अपना पूरा कैटलॉग वहां पे बना सकते हैं। अब इन्होंने इसको व्हाट्सएप ई कॉमर्स बनाने की कोशिश की है, जो आगे जाकर के कैसे भी सफल हुई है मैं बताऊंगा कि व्हाट्सएप पे ही लोग अब पेमेंट भी करेंगे। आपने देखा होगा भी पेमेंट करने का भी ऑप्शन आता है व्हाट्सएप पे। तो जो उन्होंने पेमेंट का ऑप्शन डाला उसमें 3.99% वो चार्ज करते हैं। इंडिया में वो सक्सेसफुल नहीं है, बिकॉज इंडिया में ऑलरेडी यूपीआई जो बहुत ज्यादा चलता है उसकी, और जो ₹0 चार्ज करता है। लेकिन इन्होंने इन्होंने पे ऑप्शन लिया। इसके बाद उनका सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है। आपको याद समझ में आता होगा अभी कि जब भी आपने फ्लाइट की टिकट बुक करी हो, या मेक माई ट्रिप पे आपने कोई पैकेज लिया हो, या रेड बस पे कोई बस का टिकट बुक किया हो, या बुक माई शॉप पे आपने मूवी का टिकट बुक किया हो, जैसे ही आप टिकट बुक करते हैं आपको एक व्हाट्सएप आता है। अब आपने उनको अपना नंबर भी नहीं बताया है, कुछ भी नहीं बताया, लेकिन आपको व्हाट्सएप आता है क्योंकि आपने वो सिर्फ उनकी साइट पे वो नंबर से रजिस्टर किया हुआ है। तो ये जितनी बड़ी-बड़ी कंपनीज हैं, इन्होंने व्हाट्सएप का ऐसा टूल लिया हुआ है कि जैसे ही उनके यूजर्स कोई बाय करते हैं, तो उनको नोटिफिकेशन व्हाट्सएप पे जाए, बिकॉज़ व्हाट्सएप सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला है। एवरेज एक इंसान आधे घंटे में अपना व्हाट्सएप चेक करता है, एवरेज। ठीक है? तो जितना ये बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं इनको पैसा देती हैं
ताकि जो उनके यूज़र्स हैं, उनके साथ उनका जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ईज़ी हो जाए। तो मेक माई ट्रिप पे आप टिकट बुक करो या आप कहीं पे भी किसी बड़े रेड बस पे आप बस का टिकट बुक करो या बुक माई शो पे आप फ़िल्म का टिकट बुक करो, आपको व्हाट्सएप पे इन्फॉर्मेशन आ जाती है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप पे आ जाती है। तो ये जो है वो उनका बिज़नेस मॉडल है। इसके बाद उन्होंने बिज़नेस वाले लोगों के लिए कई सारे टूल्स इन्होंने बनाए हैं जहाँ पे आपका लोगों को नंबर सेव किए बिना भी आप लोगों को प्रमोशनल मैसेज सेंड कर सकते हैं। जो इंडिविजुअल पे उन्होंने सिर्फ़ आप 5 जो नंबर सेव है उनको ही भेज सकते हैं और एक बार में आप 5 ही लोगों को भेज सकते हैं। लेकिन जो बिज़नेस मॉडल है उसमें एक साथ कई लोगों को मैसेज चला जाता है, जो नंबर आपके सेव भी नहीं है फिर भी वो आपको मैसेज मिल जाता है। तो ये जो तरीका इन्होंने बिज़नेस का तरीका निकाला है बिकॉज़ अब वो ऐड अगर लगा देंगे, तो ऐड लगाएँगे तो उनका मार्केट जो है वो गिर जाएगा बिकॉज़ व्हाट्सएप को लोगों को यूज़ करने की आदत हो गई है और जिस तरह से उसके फीचर्स हैं क्योंकि ब्रेन और जेन का ये सिंपल था कि इसको जितना सिंपल बना सकें बिकॉज़ उनका आइडिया ये था कि गाँव-गाँव का एक-एक इंसान जो पढ़ा है, अनपढ़ है, सब लोग व्हाट्सएप यूज़ करें, वो तभी पॉसिबल था जब वो उसको सिंपल रखें। जब भी हम किसी चीज़ को ट्रिकी कर देते हैं या बहुत ज़्यादा उसको डिफ़िकल्ट बना देते हैं, तो वो जो है वो उतना सफल नहीं हो पाता क्योंकि लोगों को वो एक्चुअली यूज़र फ्रेंडली नहीं लगता। लेकिन अगर आप उस ऐप को बहुत ही यूज़र फ्रेंडली रखें, तो वो ज़्यादातर लोग यूज़ कर पाते हैं। तीसरा उनका बिज़नेस कमाने का तरीका ये था कि उन्होंने जो जिस तरीके से एक तो मैंने आपको ये बता दिया कि बिज़नेस वालों को कनेक्ट करके दिया। तीसरा पेमेंट का ऑप्शन उन्होंने दिया, इसके बाद उन्होंने बिज़नेस टूल्स का जो इन्वेंट किया, तो उस तरीके से वो अपना बिज़नेस चलाने लगे। लेकिन सबसे बड़ी डरावनी बात यहाँ पे ये है कि फ़ेसबुक जो है, वो आज भी कहीं न कहीं हम जो भी करते हैं, उससे हमारी एक प्रोफ़ाइल बन रही है। किस तरह की बातें हम व्हाट्सएप पे करते हैं, किस तरह के फ़ोटोज़ हम सोशल मीडिया पर डालते हैं, उससे हमारी एक प्रोफ़ाइल क्रिएट की जा रही है और उसके ज़रिए हमारे इंटरेस्ट को देखते हुए हमें फ़ेसबुक ऐड डिस्प्ले करता है। आज अगर आप फ़ेसबुक ओपन करते हो और आपको किसी तरह का वीडियो दिखता है, वो एक्चुअली आप जिस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं या जिस तरह का आपका कंटेंट है, जिस तरह की आपकी प्रोफ़ाइल बनी हुई है, उस तरीके का आपको ऐड वहाँ पर दिख रहा है। और इसीलिए 2017 में एक यूरोपियन कमीशन ने 110 मिलियन डॉलर का व्हाट्सएप के ऊपर फेसबुक के ऊपर इन्होंने एक चार्ज लगाया था क्योंकि उन्होंने व्हाट्सएप खरीदते वक्त उनको मिसलीड किया था क्योंकि फेसबुक ने व्हाट्सएप खरीदते वक्त ये बोला था फेसबुक टीम को कि आपका डेटा सिक्योर रहेगा और आपकी ऐप इंडिविजुअल रन करेगी लेकिन बाद में इन्होंने वो नहीं किया इसलिए 110 मिलियन डॉलर का उनको चार्ज भी पे करना पड़ा और उस समय ये कैसे चीज़ें ये आगे बढ़ी, लोगों को कैसे पता चला कि वो डेटा के साथ क्या कर रहे हैं? क्योंकि मार्क ज़ुकरबर्ग ने एक बार अपने पर्सनल मैसेजेस में कहीं पे ये डाला था कि उनके पास हार्वर्ड का बहुत ज़्यादा डेटा है, 4000 से ज़्यादा उनके पास ईमेल आईडीज़, फ़ोन नंबर्स, फ़ोटोग्राफ्स वगैरह सब कुछ है। अगर कोई खरीदना चाहता है तो उनसे कॉन्टैक्ट करें। तो ये बात जब है, जब लोगों को ये पता चला कि यार ये तो डेटा सेल कर रहे हैं, तो इस तरीके से वो अर्निंग मॉडल उन्होंने बताया और मैं हमेशा इसलिए कहता हूँ कि फ़ेसबुक वगैरह हम सब फ्री में यूज़ करते हैं। व्हेन द प्रोडक्ट इज़ फ्री देन यू आर द प्रोडक्ट। जब कोई आपको प्रोडक्ट अगर फ्री मिल रहा है, तो आप ही एक प्रोडक्ट हैं। ये बात हमें समझ लेनी चाहिए, इसीलिए हमें प्रोफाइल्स वगैरह को इस तरीके से यूज़ करना चाहिए, जितना हमारे बेनिफिशियल में वो है। मैं एक और सोशल मीडिया रिचुअल्स मेरा प्रोग्राम चलता है, जिसमें मैं बताता हूँ कि सोशल मीडिया को किस तरह से यूज़ करना चाहिए। लेकिन अभी फ़िलहाल बात करते हैं कि व्हाट्सएप किस तरह से अपना रेवेन्यू जनरेट करता है। इसके बाद अभी फ्यूचर में व्हाट्सएप क्या करने वाला है, अपने जो स्टेटस देखते हैं, आज हम लोगों की स्टेटस देखते हैं, तो स्टेटस में आपको बहुत जल्द व्हाट्सएप आपको ऐड दिखने वाली है। तो किसी का अगर आपको स्टेटस देखना है, तो उससे पहले आपको ऐड देखनी पड़ेगी, तो वहाँ से व्हाट्सएप अपना रेवेन्यू जनरेट करने वाला है। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि फेसबुक ने $5.7 बिलियन जियो मार्ट पे इन्वेस्ट किए हैं और इसीलिए जियो मार्ट ने जितना भी पेमेंट लोगों से लिया है जियो मार्ट में जो भी पे खरीदने आते हैं, तो वो व्हाट्सएप पे के ज़रिए उन्होंने लिया है। तो इनका जो भी है कनेक्शन जो है, इस तरह से वो अपना रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें वो बड़ी-बड़े कॉर्पोरेट से वो टाई अप कर रहे हैं, ताकि वो जो कॉर्पोरेट है, वो अपना पेमेंट जो है, वो व्हाट्सएप पेमेंट के ज़रिए लें और वो व्हाट्सएप पेमेंट लोगों के लिए फ्री होगा, लेकिन वो कॉर्पोरेट से एक सम अमाउंट चार्ज करेंगे या फिर वो उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। जैसे कि मार्क ज़ुकरबर्ग ने
$1.7 बिलियन उन्होंने जियो मार्ट में इन्वेस्ट किया और मुकेश अंबानी को बोला कि जितने भी जियो मार्ट में खरीदते हैं उनको पेमेंट जो है वो आपको व्हाट्सएप पेमेंट के जरिए खरीदना है। तो इस तरीके से ये कॉर्पोरेट मिल करके और टाई अप करके अपना रेवेन्यू बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये हद तक एक सफल भी है। आपको स्टेटस पे ऐड दिखने वाली है और आज की डेट में देखेंगे तो इन सारे जो मॉडल्स जो मैंने बताए जिससे व्हाट्सएप अर्न करता है तो एवरेज एक इंसान से ₹700 पर पर्सन साल का व्हाट्सएप कमाता है। तो व्हाट्सएप के यूजर्स आज 2 बिलियन से भी ज्यादा हैं। मतलब पूरे अगर वर्ल्ड की बात करें तो करीब-करीब 35% जो है वो व्हाट्सएप यूज़ करते हैं। 2 बिलियन से भी ज़्यादा यूज़र्स व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, तो आप समझ लीजिए एक इंसान से ₹700 एवरेज व्हाट्सएप अर्न कर रहा है, तो उनके कितना उनका रेवेन्यू मॉडल है। और यहाँ से हम अपने बिज़नेस में ये सीख सकते हैं कि सबसे पहले व्हाट्सएप ने क्या किया अपने साइट पर, अपने ऐप पर यूज़र इकट्ठा किया। जब यूज़र्स ज़्यादा हो जाते हैं, तो इन्वेस्टमेंट भी मिलती है, आपको फंडिंग भी मिलती है और आप इसके बाद अगर कोई रेवेन्यू जैसे व्हाट्सएप ने बाद में $1 पर ईयर चालू किया था, तो वो भी काफ़ी सफल हुआ था। तो यहाँ पे हमारे बिज़नेस में हमें ये सीखने मिलता है कि जब भी हम कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, जब भी हम कोई चीज़ लॉन्च करते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे प्रोडक्ट को यूज़र्स सबसे पहले एक एटलीस्ट कुछ अमाउंट ऑफ यूजर्स लोग यूज करें जिसके फीडबैक से हम अपने प्रोडक्ट को इंप्रूव करें तो पहले यूजर आना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए आपने देखा होगा कि मोटा भाई जो मुकेश अंबानी है वो जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं शुरुआत में वो फ्री देते हैं। जियो सिम दी उन्होंने शुरुआत में फ्री दी, फ्री इंटरनेट दिया, जो वो यूजर्स बढ़ाते हैं। जब यूजर्स को उसकी आदत हो जाती है इसके बाद वो धीरे 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 करके उसमें कॉस्ट ऐड करते रहते हैं और धीरे धीरे जो है वो कंज्यूमर को पता भी नहीं चलता है बिकॉज उस समय उसको वो जस्टिफाई लगता है यार ठीक है ना यार इतने साल फ्री में यूज किया अब इतना चार्ज कर रहे हैं तो हम दे ही सकते हैं। लेकिन अगर शुरुआत में ही उनको वही चीज पे करके खरीदनी होती तो शायद जियो के आज इतने यूजर नहीं होते बिकॉज उनके पास ऑलरेडी एयरटेल का सिम था, ऑलरेडी वोडाफोन का सिम था। तो ये जो तरीका है कि पहले यूजर्स हमें बढ़ाने चाहिए हमें सीखने मिलता है। दूसरी हमें ये बात सीखने मिलती है कि आज भी कई लोग बोलते हैं कि मेरी कंपनी को 8 साल हो गए 10 साल हो गए, लेकिन इंपॉर्टेंट आप में और स्टार्टअप में अंतर ये है कि आपकी कंपनी के पास डेटा कितना है। जैसे व्हाट्सएप के पास डेटा था इसलिए फेसबुक ने उनको खरीदा है, नहीं तो व्हाट्सएप जैसी ऐप तो मार्क जुकरबर्ग की टीम बना ही सकती थी। लेकिन कहने का मतलब ये कि क्या हम अपना डेटा सेव करके रखते हैं? क्या हमारे पास हमारे कस्टमर्स की ईमेल्स, कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं क्या? ताकि हम हमारे कस्टमर को हमारी कंपनी में अवेयरनेस या नए प्रोडक्ट लॉन्चिंग के बारे में बता सकें। तो हमें यहाँ से ये सीखने मिलता है कि इन बड़े प्लेयर से हमें ये सीखने मिलता है कि हम भी हमारे कस्टमर के डेटा को इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं ताकि हम हमारी कंपनी में होने वाले चेंजेस, हमारे को नए प्रोडक्ट लॉन्च होने वाले, उनको हम लोगों तक या हमारे कस्टमर तक पहुँच सकें। बिकॉज़ ये कहा जाता है कि 40% जो सेल होती है ना 40% सेल वो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर से होती है। अगर आप भी अपने बिज़नेस को रिव्यू करोगे तो 40% जो सेल है वो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर से होती है और बाकी का जो 60% है वो नए कस्टमर्स मिलते हैं। और कई बार ये पोर्शन किसी-किसी कंपनी में ज़्यादा भी होता है, उनको 80% सेल, 70% सेल कम से कम उनको एग्जिस्टिंग कस्टमर से होती है। तो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो वहाँ तक अपना प्रमोशन जो है या अपडेट जो है आपकी कंपनी की वो जाते रहनी चाहिए। और अगर आप सोच रहे होंगे कि ब्रेन और ज़ेन जो है जिन्होंने व्हाट्सएप बनाया था वो आज कहाँ है? तो उन्होंने अपने उसूलों पे कि कोई ऐड नहीं, कोई ऐप उसमें एडवर्टाइज़मेंट या कोई डेटा सेल नहीं, प्राइवेसी डेटा होना चाहिए। उन्होंने एक नई व्हाट्सएप की तरह ऐप लॉन्च की है सिग्नल करके, जो बिल्कुल फ्री है, 100% डेटा प्राइवेसी है, नॉन प्रॉफिट है और वो उन्होंने ऐप लॉन्च की है। उस ऐप का ज़्यादा मार्केट इसलिए नहीं हुआ है बिकॉज़ वो नॉन प्रॉफिट ऐप है। इनको कहीं से कोई फंडिंग नहीं मिली है, लेकिन वो ऐप जो है वो बहुत अच्छी है। अब सिग्नल के ज़्यादा यूज़र्स नहीं है इसलिए वो लोग कई लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं बिकॉज़ सिमिलरली अगर ज़्यादा व्हाट्सएप लोग यूज़ नहीं करेंगे तो हम व्हाट्सएप किसको करेंगे? और प्रमोशन करने के लिए, एक्सपांड करने के लिए हमें फंड की ज़रूरत पड़ती है। तो ब्रेन और ज़ेन ने सिग्नल ऐप लॉन्च की है। आप चाहे तो अपने ऐप स्टोर से डाउनलोड करके आप देख सकते हैं कि किस तरह से उसके फीचर्स हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि किस तरह से तो ये थी हमारी व्हाट्सएप की केस स्टडी। अब आप लोगों का क्या मानना है? क्या आपने सीखा है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ कि क्या आपको
इससे सीखने मिलता है। जो बातें मैंने आपको बताई हैं, व्हाट्सएप की केस स्टडी की किस तरह से व्हाट्सएप बना और किस तरह से व्हाट्सएप अपना रेवेन्यू जनरेट करता है और किस तरह से उस केस स्टडी से हम अपने बिज़नेस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पहली चीज़, हम यूज़र्स पे फ़ोकस करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़ करें। अगर हमारा इतना बजट है तो हम क्या शुरुआत में फ्री दे सकते हैं अगर हमारा प्रोडक्ट ऐसा है, या फिर उसको कम कॉस्ट में दे सकते हैं, या फिर कुछ ऑफ़र में दे सकते हैं। ये हमें सोचना होगा। दूसरा, हमें सोचना होगा कि किस तरह से हम अपने डेटा को, जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर जितने लोग उस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं, उस डेटा को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, या उस प्रोडक्ट में आने वाले अपडेट फीचर्स के बारे में अपना ईमेल मार्केटिंग के ज़रिए क्या हम लोगों को ये हमारे पास जो डेटा है वो हम इसको यूज़ कर सकते हैं क्या? तो ये था व्हाट्सएप का केस स्टडी। और अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया है तो ज़रूर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें कि किस तरह से एक ऐप जो दुनिया के लिए फ्री है, लेकिन वो अपना इतना रेवेन्यू जनरेट करती है। किस तरह से एक ऐप का बिज़नेस रन होता है और वो स्ट्रैटेजी हम अपने बिज़नेस में लगा कर के हम आगे बढ़ सकते हैं। हर शनिवार रात 8 बजे हम आते हैं नए-नए टॉपिक के साथ, नए-नए बिज़नेस के या ब्रांडिंग के पैरामीटर्स के साथ आते हैं, ताकि आप लोगों को हम हर बार हर नई केस स्टडी के साथ कुछ नए पैरामीटर्स आपको दे सकें, ताकि आप और हम लोग इस बिज़नेस में, हमारे बिज़नेस में हम इसको यूज़ करके हम अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकें। इस चैनल का, इस प्लेटफ़ॉर्म पे लाइव आने का मेरा सिर्फ़ एक ही मकसद है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की अपनी नॉलेज के ज़रिए मदद कर सकें, उनकी हेल्प कर सकें, जिससे वो अपने बिज़नेस को आगे बढ़ा सकें। अगर आप चाहते हैं कि हम पर्सनली आकर के आपके बिज़नेस को आगे बढ़ाएँ, तो आप स्क्रीन पे दिखे हुए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं डेफ़िनिटली, एंड उस वेबसाइट पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें, और हमारे यूट्यूब चैनल सत्कार सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, जो यूट्यूब पे आप जाके सर्च कर सकते हैं, उसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर सोमवार शाम 5 बजे हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट सैटरडे। फिर मिलते हैं रात 8 बजे। थैंक यू सो मच। और इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको